गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो हो गया था। लोथल के बारे में कुछ लिखे थे? नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना मतलब कौन से व्यक्ति ने करवाया था? कनिंघम थे या जॉन मार्शल थे? जॉन मार्शल क्या थे? हाँ, खुदाई के नेतृत्व करता, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने मतलब सबसे पहले प्रमाण दिए थे। ठीक है। कार्बन डेटिंग के अनुसार कौन सा टाइम माना गया है? 2300 से लेकर 1750 तक। और एनसीईआरटी क्या मानता है? 2500 से लेकर के 1800 तक। राखलदास बनर्जी किसके खुदाई से संबंधित थे? और गोपाल मजूमदार चन्हूदड़ो में। बहुत सारे प्रसाधन सामग्री, साज सज्जा वाले सामग्री कहाँ से मिले हैं? चन्हूदड़ो से। कारखाना, बहुत सारे फैक्ट्री कहाँ पे मिले हैं? चन्हूदड़ो में। सिंधु सभ्यता के दो राजधानी किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? और सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, लोथल। लोथल ये शब्द पहले सुने होंगे ना, सोशल साइंस पहले पढ़े तब। ठीक। लोथल, इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ से जो मतलब खुदाई करता है उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप चाहें तो नोट करते चलेंगे। लोथल में खोजकर्ता रंगनाथ राव, खोजकर्ता रंगनाथ राव। भौगोलिक स्थिति, नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। भोगवा नदी, भालू का भ में ओ की मात्रा, गणेश का ग और वन का व। भोगवा। भोगवा नदी गुजरात, अहमदाबाद के आसपास पड़ता है भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट, इसे बंदरगाहों का शहर कहा जाता है। इसे बंदरगाहों का शहर कहा जाता है। बंदरगाह, पोर्ट, जहां पर बहुत सारे शिप आकर के रुकते थे। पानी जहाज से काफी सारा ट्रेड होता था। आपका गुजरात और मिस्र या मेसोपोटामिया वाला जो एरिया था, वहां पे काफी सारा ट्रेड हो रहा था। हमने देखा ना पिछले मतलब सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से इन्फ्लुएंस थे, तो जनरली मिस्र, मेसोपोटामिया के आसपास से बहुत सारी चीजें, उनके ट्रेडिशंस यहाँ आते गए, क्योंकि गुजरात और इसके कई रीजन ऐसे थे जहां पे ट्रेड होता था विदेशों से। ठीक है। ठीक, बंदरगाहों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रमुख साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख साक्ष्य। क्या क्या चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं? सबसे पहला है बंदरगाह, या इसी को हो सकता है आपको हिंदी के मतलब जो हिंदी ट्रांसलेशन में कई बार इसको गोदीवाड़ा मिलता है। ठीक है, बंदरगाह या गोदीवाड़ा जो भी दे, लिख पाएंगे गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, बंदरगाह या गोदीवाड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, लकड़ी का अन्नागार। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा अन्नागार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ा अन्नागार कहां प्राप्त हुआ था? हाँ, और ये है लकड़ी का अन्नागार।
लकड़ी का अन्नागार। नेक्स्ट, आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की चक्की। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हो गया था? नवपाषाण काल में हो गया था। ठीक है, वो ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ ऐसे साइंटिफिक मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो कि अब कंटिन्यूटी में है। ठीक है, आटा पीसने की चक्की। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी दांत का पैमाना, स्केल। स्केल जो हम यूज करते हैं आज के टाइम में, वैसे उनके पास स्केल था हाथी दांत का बना हुआ। हाथी दांत का पैमाना, दोनों तरीके से। लंबाई बहुत स्ट्रेट है तो लंबाई नापने के लिए, या फिर उसको काट काट के बाट की तरह यूज कर सकते थे। ठीक है, मतलब वजन के हिसाब से भी और लंबाई नापने के लिए भी। हाथी दांत का पैमाना। नेक्स्ट पॉइंट, हवन कुंड के साक्ष्य। हवन कुंड के साक्ष्य। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी की मुहरें। ट्रेड होता था तो उनके कॉइन्स यहां आते थे। फारस की खाड़ी की मुहरें। ठीक, इसमें से जो जो चीजें आपने लिखी हैं, वो लगभग ज्यादातर चीजें वन लाइनर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, इसमें खास करके गोदीवाड़ा कई बार पूछा गया है, भोगवा नदी के बारे में कई बार पूछा गया है, और अग्निवेदिका के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, कालीबंगा। अगला जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में अगला प्रमुख स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, खोजकर्ता। खोजकर्ता। इसमें दो व्यक्तियों का नाम ज्यादा फेमस है, वैसे 3-4 लोग हैं, इसमें 2 लोग का नाम लिखिएगा। अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अनार का अ, मछली का म, और ल में आ की मात्रा, अमलानंद घोष। और सेकंड व्यक्ति हैं बी के थापर। बॉल का बी, बी फॉर बॉल, के फॉर काइट, बी के थापर। बी के थापर। खोजकर्ता में 2 लोग हैं, अमलानंद घोष और बी के थापर। नेक्स्ट पॉइंट, भौगोलिक स्थिति, लोकेशन कहां पे है? राजस्थान में। ठीक, इसमें लिखिएगा, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। घड़ी का घ, फिर आधा घ, फिर पूरा घ, घग्गर नदी के तट पर। सर घाघरा इधर आ जाता है। घाघरा अलग है, घग्गर अलग है। तो गंगा वाला। हाँ, गंगा यमुना की सहायक नदियों में आ जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। अब मुझे, हाँ क्या बोल रहे थे? रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, इसका मतलब जिक्र ही नहीं आया। मतलब घाघरा पढ़े थे बट इधर ये घग्गर नदी है, ये जनरली आपका जो सरस्वती नदी है ना, जिसको हम विलुप्त मानते हैं, ये उसी का ही पुराना नाम है, कह सकते हैं घग्गर नदी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो मेकअप का सामान था कहाँ से मिला था? चन्हू में। वहाँ पे हम चूड़ियों के बारे में नहीं पढ़े थे। जनरली जितने लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, ये सब वहाँ से मिले थे। एक एक्सेप्शन है चूड़ियाँ। ठीक है, चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। लिखिएगा इसमें, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। अच्छा, इसमें आपको ये लिखना था साक्ष्य। साक्ष्य में सबसे पहला रहेगा काले रंग की चूड़ियां। अगला है जुते हुए खेत।
काले रंग की चूड़ियां, फिर जुते हुए खेत। जुते हुए खेत। नेक्स्ट, नक्काशीदार ईंटें। नक्काशीदार ईंटें मतलब सजाए हुए ईंट। नक्काशीदार ईंट। नक्काशीदार ईंट, इसके बारे में आप पहले भी लिख चुके हैं, नक्काशीदार ईंट। नेक्स्ट पॉइंट, यज्ञ वेदिकाएं। हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं। यज्ञ वेदिकाएं। यज्ञ वेदिकाएं होने से क्या पता चलता है? पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, ठीक है, यज्ञ वेदिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट, युगल शवाधान। युगल शवाधान, स्त्री पुरुष को साथ में दफनाने के साक्ष्य हैं। युगल शवाधान। साथ में नहीं मरते होंगे, पर हो सकता है कि सती प्रथा जैसा रहा होगा, पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में दफना दिए, अकेला लोनली फील ना करे। पुरुष प्रधान समाज में जनरली ऐसा नहीं होता, उसको दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। कहने को मातृसत्तात्मक था, पर बहुत सारे विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं अभी भी। मतलब जनरली हम हिस्ट्री में एक जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार था, पर जो थीसिस इस पे लिखते हैं या फिर जब में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे जब पढ़ते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये मातृसत्तात्मक परिवार नहीं था, पुरुष सत्तात्मकता बनी थी यहाँ पे करके। ठीक, जनरली हमको सिर्फ ये याद रखना है मातृसत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि माताओं की मूर्ति काफ़ी सारी यहाँ पे प्राप्त हुई है। पर कुछ इनके ट्रेडिशन जब देखेंगे तो समझ में आता है कि यहाँ पे भी मेल डोमिनेंस रहा ही था, बराबर था। भले ही मातृसत्तात्मक या पुरुष सत्तात्मक नहीं रहा होगा, बराबर का स्थिति रहा होगा, पर मातृसत्तात्मक या माताओं की स्थिति बहुत बेहतर थी ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक, और सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखिएगा, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। इस पॉइंट को लेकर के मतभेद है, कुछ लोग तीसरी राजधानी के रूप में इसको देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, पर जो शुरू के 2 राजधानियां हमने लिखी हैं वो कंफर्म है, हर एक विद्वान या हर एक इतिहासकार इस पे सहमत हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपने लिखा, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। ठीक, कालीबंगा के बारे में इतने पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जगह का नाम है बनावली। 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 इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। हाँ, बकरी का ब, छोटा ई का मात्रा, षटकोण का आधा स और टमाटर का ट, बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। स्थिति, लोकेशन, स्थिति या लोकेशन, सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर। गुजरात और राजस्थान के आसपास। गुजरात और राजस्थान के आसपास। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख साक्ष्य। बनावली से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सबसे पहला है
जो सिर्फ एक प्रश्न जहाँ बनावली के बारे में पूछा जाता है, मिट्टी के हल, हल जोतने वाले, मिट्टी के हल खिलौने के रूप में बनाए गए थे, मिट्टी के हल। इससे ये भी समझ में आता है कि वहां पे जो भी खिलौने बन रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि वहां पे जो भी चीजें प्रचलित है उन्हीं को ही मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे। ये खिलौना ये बताता है कि उस टाइम पे खेती ठीक से होता था, हल या फाल का प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, मिट्टी का हल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नाली के साक्ष्य नहीं थे, नाली के साक्ष्य नहीं थे। अब ये पढ़ने का रीजन ये है, मतलब नाली होना या ना होना क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी के जितने भी लोकेशंस हम देखते हैं वो लगभग शहरी सभ्यता को बताते हैं, और वहां पे रोड या आपके जो नाली प्रबंधन था, जल प्रबंधन था, बेहतर कंडीशन में था। ठीक है, इनको हम लास्ट में एक पूरा समराइज करके देखेंगे कि पूरे सिंधु सभ्यता में आपको पता है कि शहरी सभ्यता के नाम से हम इसको पढ़ते हैं, और वहां पे जल प्रबंधन या सड़कें बहुत व्यवस्थित तरीके से थी। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के किस लोकेशन में नालियों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसमें बनावली में नालियों के साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सड़कें अव्यवस्थित स्थिति में थी, सड़कें अव्यवस्थित स्थिति में थी। सिंधु सभ्यता के बाकी जगहों में आपका जो रोड मैनेजमेंट है बिल्कुल शतरंज बोर्ड के समान था, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे रोड काटते थे एक दूसरे को, लेकिन यहां पे बिल्कुल अनियमित तरीके से रोड बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छे किस्म के जौ, अच्छे किस्म के जौ, अच्छे किस्म के जौ। ठीक, इसमें ज्यादा पॉइंट आपको लिखने से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न जो है वो कई बार रिपीट होता है। एक तो इसकी स्थिति और दूसरा है यहाँ पे जो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा, रंगपुर। हाँ, सरस्वती नदी का उद्गम जनरली हम वहां से मानते हैं जहां से सिंधु और सतलज नदी का उद्गम होता है। मतलब आपका जो तिब्बत वाला एरिया है, तिब्बत में मानसरोवर के आसपास का क्षेत्र है, वहां से सिंधु, सतलज, और वहीं से मानते हैं कि सरस्वती नदी का भी उद्गम होता था। और इन्हीं के पैरेलल, मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन्हीं के नीचे से होकर के भी ये बहती थी सरस्वती नदी। ठीक, और बाद में भूकंप या किसी प्राकृतिक घटना की वजह से ये तो या तो विलुप्त हो गई या तो इसने अपना मार्ग बदल लिया, ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसीलिए सरस्वती नदी के नाम से वर्तमान में कोई भी नदी हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, और जो आपका त्रिवेणी संगम, जो आप प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम मानते हैं, वहां पे जनरली गंगा, यमुना और सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, इन तीन नदियों का संगम है ऐसा मानते हैं, पर वास्तव में जब आप मैप में रिवर्स का लोकेशन ड्रॉ करोगे तो वहां पे सिर्फ गंगा और यमुना नदी का ही संगम है। तो ये तीसरी नदी जो है वो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मान्यता के रूप में है कि सरस्वती नदी भी यहाँ पे आकर के मिलती है। ठीक, एक समय तक वो सिंधु नदी तंत्र के हिसाब से चलती थी, मतलब इधर राजस्थान, गुजरात होते हुए पाकिस्तान की तरफ, और अब जब भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से इसकी स्थिति बदल गई और गंगा, यमुना और ये तीसरा नदी सरस्वती चलता था। वर्तमान में तो विलुप्त हो गया है। ठीक, इस ऐसा कोई नदी का साक्ष्य दिखाई नहीं देता है। ठीक, रंगपुर में लिखिएगा सबसे पहला, खोजकर्ता, रंगपुर में खोजकर्ता रंगनाथ राव, खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। भौगोलिक स्थिति गुजरात में, भौगोलिक स्थिति गुजरात। ठीक, इसमें बहुत सारी कुछ साक्ष्यों के बारे में प्रश्न जनरली पूछे नहीं गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लोकेशन का नाम लिखिएगा, सुरकोतड़ा,
या सिर कोतदा। सरोते का स लिखो, सरोते का स अगला लोकेशन है सुर कोतड़ा। सरोते का स, बड़ाऊ की मात्रा, रथ का र, हाँ सुर, कबूतर का क, बड़ाऊ की मात्रा, तराजू का त और दवात का द, आ की मात्रा। सुर कोतदा या कहीं कहीं पे अड़ा भी मिलेगा, सुर कोतड़ा या सुर कोतदा। आप सुर कोतदा लिख लीजिए, सुर कोतदा लिखिएगा। इसमें खोजकर्ता जगपति जोशी, सुर कोतदा इसमें सबसे पहला खोजकर्ता जगपति जोशी, जगपति जोशी। स्थिति गुजरात, भौगोलिक स्थिति के बारे में है, स्थिति गुजरात में। और अगला जो दो पॉइंट है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा साक्ष्य। साक्ष्य में सबसे पहला पॉइंट घोड़े की हड्डी। ये पहला ऐसा लोकेशन है जहां पे घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के रूप में घोड़ों का प्रयोग प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब अब इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी तेज हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के साथ साथ इनका जो जीवन निर्वाह का तरीका है वो तेज होने लगता है। ठीक है, घोड़े की हड्डियां। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बर्तन में शवाधान। अभी तक हम शवाधान कैसे देखते थे? पाषाण काल में खुले में छोड़ देते थे, फिर धीरे धीरे डेवलप करते गए, तो जहां पे निवास कर रहे हैं वहीं पे आसपास उनको दफनाते थे अपने परिवारजनों को। फिर धीरे से इन्होंने एक प्रॉपर एरिया डिफाइन कर लिया कि ये जो है वो इसको हम शवाधान के लिए रखेंगे, पूरी कम्युनिटी या पूरा समुदाय वहीं पे किसी व्यक्ति को दफनाता था। अब क्या हो गया, एक व्यक्तियों को पॉट में या फिर व्यक्ति के साइज की बड़े बड़े पॉट बनाते थे और उसी में ही उनको डाल करके दफनाया जाता था। ठीक है, बर्तन में शवाधान। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बर्तन में शवाधान और घोड़े की हड्डियां। ठीक, नेक्स्ट लोकेशन है धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, खोजकर्ता, खोजकर्ता R.N. बिस्ट, R.N. बिस्ट, R.N. बिस्ट। हाँ, इससे पहले भी आप लिख चुके हैं बनावली में, बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट, वही वाला बिस्ट है, नाम अलग है, R.N. बिस्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस जगह का नाम सफेद कुआं के नाम पर रखा गया है? धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। गुजरात में या गुजराती भाषा में धौला का अर्थ या धौला का अर्थ है सफेद, साफ सुथरा, और वीरा का अर्थ है यहां पे कुआं। धौलावीरा, सफेद कुआं। नेक्स्ट पॉइंट, भौगोलिक स्थिति कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात। कच्छ में विलीन होने वाली एक नदी कौन सी पढ़ा था हमने? लूनी नदी था या साबरमती था? लूनी नदी था। साबरमती कहां से निकलता है? मतलब कहाँ, इसका उद्गम कहां से होता है साबरमती नदी का? अरावली हिल्स के आसपास। और कहां पे विलीन हो जाता है? अरब सागर की तरफ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख साक्ष्य।
प्रमुख साक्ष्य, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सिंधु सभ्यता के 3 नगरों के अवशेष प्राप्त। सिंधु सभ्यता के 3 नगरों के अवशेष प्राप्त। ये सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से कौन से स्थान पर 3 नगरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है, 3 नगर का मतलब क्या है? जनरली उस टाइम पे भी एक क्लास डिवाइड हो गया था, मतलब एक रिच फैमिली है, एक मिडिल क्लास फैमिली है और एक लोअर क्लास फैमिली है, पुअर फैमिली कह सकते हैं। उन तीनों के लिए ही रहने के लिए जो रेसिडेंशियल एरिया था वो अलग अलग डिफाइन था, ठीक है। मतलब जो राजा थे या बड़े पूंजीपति लोग थे, उनके घर या उनके जो कॉलोनी के आसपास का एरिया था प्रॉपर फोर्टिफाइड था, मतलब बड़े बड़े दीवार थे ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पे प्रवेश ना कर सके। उसके बाद मिडिल क्लास फैमिली के जो आसपास का लोकेशन था कम फोर्टिफाइड था, और ये जो एरिया था आपका जो पुअर क्लास था सोसाइटी का, उनके घर के आसपास कोई भी ऐसा बाउंड्री दिखाई नहीं देता है। तो इसी के बेस पर ये 3 क्लासेस डिवाइड हो गए थे। जनरली ये जो पूरा क्लास था इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे या फिर कह सकते हैं कि मैदानी एरिया में रहते थे, और धीरे धीरे पहाड़ी एरिया की तरफ रिच लोग बढ़ते चले जाते थे, ठीक है। क्योंकि किसी प्राकृतिक आपदा से ये बचे रहें, जैसे कि बाढ़ वगैरह की कंडीशन आ गई तो ये लोग डूब जाएं, वो लोग बचे रहें, ऐसा एक क्लासिफिकेशन डिवाइड हो गया था। तो ये बताया गया है कि तीनों जो सभ्यता, मतलब तीनों टाइप के नगर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है। पहले में दो टाइप के नगर पढ़ते हैं हम। जनरली पूरे सिंधु सभ्यता में 2 टाइप के नगर दिखाई देते हैं, एक यही है आपका लोअर क्लास और एक है हायर क्लास वाला, ठीक। जो हायर क्लास है वो ऊंचे स्थानों पर और किलेबंदी वाले एरिया में रहते थे, और जो सामान्य वर्ग था वो मैदानी एरिया में निवास करते थे। ये एकमात्र ऐसा जगह था जहां पे 3 प्रकार के वर्गीकरण दिखाई देते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है। और ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लेकिन कहां पर स्थित है ये? पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य। अब इसको वर्तमान जो स्टेडियम है उसी से ही कंपेयर कर लीजिए, पर वहां पे जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कम कर लीजिए, ठीक है। मतलब वहां पे एक प्रॉपर ग्राउंड था, बैठने की व्यवस्था थी सीढ़ीदार, लेकिन इस उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि आज के टाइम पे स्टेडियम पे होते हैं, लेकिन वहां पे गोल घेरे के आसपास पूरे बैठने की व्यवस्था थी, ठीक। इसी को बताया जा रहा है विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शैलकृत जलकुंड, जलकुंड पता है ना, गड्ढा खोद दिया तालाब जैसा, उसको क्या किया गया है? पत्थरों से उसके आसपास को, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि नहर बनाते हैं तो उसको आसपास को धंसे मत या मिट्टी नहर पे मत गिरे सोच के उसको क्या करते हैं, पत्थर लगाते हैं उस पे, वैसा ही है शैलकृत जलकुंड, शैलकृत जलकुंड। शैलकृत जलकुंड, ठीक। धौलावीरा में ये कुछ प्रमुख चीजें थी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, रोपड़। रथ का र, ओ की मात्रा, पतंग का प और डमरू का ड, रोपड़।
रोपड़। कहाँ पर स्थित है रोपड़? अभी भी इस नाम से जगह मिलेगा आपको किसी न किसी राज्य में, ठीक है। चलिए लिखिएगा इसमें सबसे पहले खोजकर्ता। हाँ नहीं, पंजाब में। खोजकर्ता बी लाल। याद रखिए, मैं सिर्फ आपको नोट भले करवा रहा हूं इन सभी खोजकर्ताओं के नाम, लेकिन शुरुआत के जो 3-4 हमने नोट किए हैं सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, उतना ही याद रखना है, ठीक। खोजकर्ता बी लाल। नेक्स्ट पॉइंट, स्थिति। लोकेशन कहां पे है? स्थिति पंजाब में है, ठीक। लिखिएगा इसमें सतलज नदी के तट पर पंजाब में। सतलज नदी के तट पर पंजाब में। सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर के आसपास से, राकसताल के आसपास, ठीक। और कौन कौन से राज्यों से बहता है ये? हाँ, हिमाचल फिर पंजाब, दोनों के बीच कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नांगल, ठीक। सतलज नदी के तट पर पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खोजा गया पहला साक्ष्य, पहला स्थल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खोजा गया पहला स्थल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खोजा गया पहला स्थल। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य। पहला पालतू पशु कौन था? और इसको अब साथ में भेजा जा रहा है कि आप साथ में कंपनी एंजॉय कीजिए। अब ये नहीं पता कि कुत्ता मरा तो मालिक को दफनाए कि मालिक मरा तो कुत्ते को दफनाए, ठीक, पर दोनों को साथ में दफनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे इसमें 3 लोग को दफनाना चाहिए। जब दफनाने की परंपरा शुरू हो गई तो मालिक के साथ उसकी मैडम को भी और कुत्ते को भी, हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा। रोपड़ के बारे में ये कुछ बातें थी। नेक्स्ट, आलमगीरपुर। कहां पर है ये लोकेशन? आपने इसके बारे में पहले क्या चीज नोट किया है इंपॉर्टेंट? हाँ, इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, मतलब सिंधु सभ्यता जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में है, इसका सबसे पूर्वी एरिया कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सी नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर। सबसे पश्चिमी एरिया कौन सा है? एरिया, सबसे पश्चिमी एरिया बलूचिस्तान, सूतका गेंडोर में। और नदी कौन सा था? दाश्क नदी। सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर नदी, चिनाब नदी। और दक्षिण में दैमाबाद, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र नदी, प्रवरा नदी, ठीक। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी क्षेत्र था, इसी के बारे में है। आलमगीरपुर के बारे में कुछ पॉइंट है, नोट कीजिएगा। खोजकर्ता, खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, स्थिति, लोकेशन।
स्थिति। हिंडन नदी ब्रैकेट में यूपी, हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में। किसकी सहायक नदी है हिंडन? गंगा की या यमुना की? इनडायरेक्टली गंगा में है, पर सीधे तौर पे यमुना नदी की सहायक है हिंडन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। और लास्ट में लिखिएगा प्रमुख साक्ष्य। कौन कौन से हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल चीज़ें प्राप्त हुई है यहाँ पे। सबसे पहला है रोटी बेलने की चौकी, चौकी बेलन वाला, रोटी बेलने की चौकी। चौकी बेलन, रोटी बेलने की चौकी। नेक्स्ट पॉइंट, मृद भांडों में, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, मृद भांडों में गिलहरी का अंकन या गिलहरी के चित्र। मृद भांडों में गिलहरी के चित्र। इसमें से आप 2-3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहली चीज कि अब यहाँ पे पॉटरी मतलब बहुत डेवलप्ड कंडीशन में थी, घर पे बर्तन यूज करते थे। दूसरी चीज चित्रकारी सीख रहे थे, ठीक है, मतलब जो पहले जो चित्रकारी करते थे वो ऐसी ज्योमेट्री के कुछ भी शेप इस तरीके से बना लिए, कहीं ट्रायंगल, स्क्वायर, इस तरीके के कुछ भी बना लिए। इंसान का चित्र बनाना है तो इस तरीके से कुछ बना लिए, ठीक है। पर अब अगर गिलहरी का चित्र बना रहे मतलब एक प्रॉपर उनको शेप का, कलर्स का आइडिया हो गया था, ठीक। और तीसरी चीज चित्रकारी के बारे में तो सीख गए थे। और तीसरी चीज गिलहरी मतलब अपने आसपास को जीव जंतुओं को भी हो सकता है कि पालतू जानवरों के रूप में रखने लगे थे, ठीक। गिलहरी के चित्र का अंकन, बस इतना ही है। उसके बाद में नेक्स्ट लोकेशन है मांडा। इसके बारे में है मांडा, जो सबसे उत्तरी लोकेशन था मांडा। मांडा में खोजकर्ता, सबसे पहला पॉइंट है खोजकर्ता। खोजकर्ता जेपी जोशी, जेपी जोशी। नाम कहीं और सुने हैं? जेपी नड्डा, ठीक, जेपी जोशी। नेक्स्ट पॉइंट स्थिति। जेपी नड्डा से इसको कंपेयर मत करना ना, जेपी जोशी। स्थिति चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे या चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। और सबसे उत्तरी स्थल है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। हाँ, हड़प्पा या सिंधु दोनों एक ही मतलब है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता कहने का मतलब है सभ्यता में जो जो लोकेशन हम पढ़ रहे हैं वो सभी शामिल हैं, लेकिन हड़प्पा नाम के जगह पे खुदाई की गई थी सबसे पहले, इसीलिए इस पूरे एरिया को हड़प्पा सभ्यता का एरिया कह दिया जाता है। या फिर क्योंकि सिंधु नदी जो कि प्रमुख नदी थी, जिसके आसपास सिंधु नदी तंत्र के आसपास सारे लोकेशन बसे हुए थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चाहे आप हड़प्पा सभ्यता कह ले या सिंधु सभ्यता कह ले, दोनों एक ही मतलब है, ठीक। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। नेक्स्ट लोकेशन सूतका गेंडोर, सबसे पश्चिमी एरिया की बात हो रही है। सूतका गेंडोर,
सूतका गेंडोर, इसमें खोजकर्ता में है मार्क स्टाइन। खोजकर्ता मार्क स्टाइन। स्थिति कौन सी नदी के तट पर था? दाश्क नदी। दाश्क नदी महाराष्ट्र, बलूचिस्तान। महाराष्ट्र में क्या था? प्रवरा, दैमाबाद। दाश्क नदी बलूचिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख साक्ष्य। साक्ष्य में सबसे पहला है बंदरगाह, सी पोर्ट, बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। हाँ, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत सारी विश्व में अलग अलग समय में सभ्यताएं विकसित हो रही थी। इसी में से एक सभ्यता थी बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र वाले एरिया के आसपास। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। ठीक, लास्ट में लिखिएगा दैमाबाद। अगला लोकेशन है दैमाबाद। इसमें लिखिएगा सबसे पहला खोजकर्ता। बीपी बोकार्दिकार। दैमाबाद इसके खोजकर्ता बीपी बोकार्दिकार। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी के तट पर, ब्रैकेट में महाराष्ट्र। प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो कि सिर्फ एक पॉइंट है साक्ष्यों में जो प्रश्न पूछा गया है। लिखिएगा तांबे का रथ। तांबे का रथ प्राप्त। तांबे का रथ प्राप्त। ठीक, ये तो हमने जितने इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे इनके बारे में बात किया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ पे हम कॉमन कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं जो कि सभी लोकेशंस पे बराबर मतलब एप्लीकेबल हैं। अभी तक हमने हर एक लोकेशन के बारे में अलग अलग पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया।
ये जो बातें हो रही हैं अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, ये पूरे सिंधु सभ्यता के जितने लोकेशंस आपने लिखे हैं सभी के बारे में कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट है, इस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के बारे में बात हो रही है, इस सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी। इस सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी, मतलब कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि कोई इसी राजा का शासन था और उसके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग था, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स पर बेस्ड ये पूरा कम्युनिटी था, इसीलिए ये व्यापार पे ज़्यादा फोकस करते थे, राजनीति से दूर थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इतिहासकारों के अनुसार यहां पुरोहितों या प्रतिनिधियों का शासन था। पुरोहितों या प्रतिनिधियों का शासन था। ये पुरोहित के बारे में जो बात हो रही है वो धार्मिक व्यक्ति थे, और प्रतिनिधियों के बारे में जो बात हो रही है वो हो सकता है कि आपस में सलाह मशवरा करके सहमति से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी सिस्टम कह सकते हैं। पुरोहितों या प्रतिनिधियों का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। युद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। युद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब था कि जनरली युद्ध जो है वो या तो खाली पीली व्यक्ति का काम है, या फिर जो पावर के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनका काम है। जो बिजनेस क्लास होती है, बिजनेस मैन टाइप के जो लोग होते हैं, उनको लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है, वो कमाओ खाओ पैसे कमाओ, इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, युद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नगरों के आसपास दुर्गीकरण मतलब फोर्टिफिकेशन या दीवार, बड़ी बड़ी दीवारें, दुर्गीकरण या फोर्टिफिकेशन के साक्ष्य। नगरों के आसपास दुर्गीकरण के साक्ष्य। पहली चीज कि ये शांति प्रिय थे, ज्यादा लड़ाई झगड़े से पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने आसपास दुर्गीकरण किया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति। ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट सब कॉमन पॉइंट्स है, जितने लोकेशंस आपने लिखे हैं सभी में कोई पॉइंट हो सकता है एप्लीकेबल हो, कोई ना हो, पर सभी के लिए लगभग कॉमन पॉइंट्स ही हैं। आर्थिक स्थिति, सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति। ठीक, और जब हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों में या आर्थिक गतिविधियों में कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। कुछ लोग कृषि कर रहे हैं, कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें लिखिएगा आर्थिक गतिविधियों में कृषि। आर्थिक गतिविधियों में सबसे पहला है कृषि। सबसे पहला पॉइंट, विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय
विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है। सिंधु सभ्यता को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हल सिंचाई, हल कॉमा सिंचाई कॉमा द्विफसलीय खेती से परिचित। हल सिंचाई द्विफसलीय खेती से परिचित। द्विफसलीय खेती से परिचित। नेक्स्ट पॉइंट, 8 प्रकार के फसल के प्रमाण। 8 प्रकार के फसल के प्रमाण मतलब उनके बीज वगैरह प्राप्त हुए हैं। 8 प्रकार के बीजों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अलग अलग लोकेशंस पे प्राप्त हुए हैं, पर टोटल यहाँ पे ओवरऑल 8 प्रकार के फसल पाए गए हैं। लिखिएगा 8 प्रकार के फसल के प्रमाण, ब्रैकेट में चाहे तो इनका नाम लिख लीजिएगा। पहला है गेहूं कॉमा जौ, बाजरा, मटर, तिल, सरसों, कपास और लास्ट में राई। एक कहावत बोलते हैं ना, तिल का ताड़ राई का पहाड़, ऐसा। ठीक, राई। गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, तिल, सरसों, कपास, राई। ठीक, नेक्स्ट कृषि के बारे में इतनी चीजें थी। नेक्स्ट पशुपालन। आर्थिक क्रियाकलापों में ही नेक्स्ट है पशुपालन। इसमें लिखिएगा कृषि के अलावा दूसरा प्रमुख व्यवसाय। कृषि के अलावा दूसरा प्रमुख व्यवसाय। कृषि के अलावा दूसरा प्रमुख व्यवसाय। नेक्स्ट पॉइंट, पालतू पशु के रूप में भैंस, बैल, सांड, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, प्रिय थे। पालतू पशु के रूप में बैल, सांड, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी प्रिय थे, परंतु गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाय और घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी हमने लास्ट सुरकोतड़ा में लिखा था घोड़े के साक्ष्य मिले हैं करके, सिर्फ हड्डियां मिली हैं, पर इतना ज़्यादा प्रचलित रहा होगा इसके बारे में नहीं कहा गया है कहीं पे भी। ठीक, वो एक एक्सेप्शनल एरिया है। सुरकोतड़ा में केवल घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं,
पर ओवरऑल घोड़ा और गाय पालने का साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं का प्रयोग यातायात के लिए, पशुओं का प्रयोग यातायात के लिए प्रारंभ, पशुओं का प्रयोग यातायात के लिए प्रारंभ। ठीक, कृषि हो गया, पशुपालन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा व्यापार। आर्थिक स्थितियों में नेक्स्ट है व्यापार। ठीक, आर्थिक स्थितियों में ही हमने कृषि के बारे में देखा, पशुपालन देखा। नेक्स्ट हेडिंग है व्यापार। व्यापार में लिखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग। ठीक, और इकोनॉमी पढ़ते हुए हमने यही चीज़ डिस्कस किया था कि ये जो एक्सचेंज सिस्टम होता है, मतलब बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसकी एक कमी क्या है, मतलब सबसे बड़ी कमी क्या है, आपके पास जो चीज़ है सामने वाले को उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, तभी दोनों लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो पाएगा, और इसी कमी को दूर करने के लिए फिर करेंसी या कॉइन्स का या फिर मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ होता है। ठीक, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा माप के लिए 16 के गुणज में 16 के गुणज में माप के लिए 16 के गुणज में अंकों का प्रयोग, 16 के गुणज में अंकों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इनके मुहरों पर या कॉइन्स पर, इनके मुहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन, यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु का अंकन। इनकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन। मोहनजोदड़ो मूवी देखे हो? ठीक, उसमें वो एक कॉइन लेके घूमते रहता है जिसपे एक सिंग वाला एक पशु का फोटो बना रहता है। वो उसकी तलाश में रहता है कि कहीं पे उसका पशु दिख जाए। ठीक है, हाँ, वही पशु है, उसको कहा जाता है एक सिंगी पशु। हिरण के जैसा है, बस ये मान लीजिए कि उसके 2 सिंग की जगह एक सिंग है, बीच से निकला हुआ एक सिंग है, एक श्रृंगी पशु। ये धार्मिक दृष्टि से या फिर उनके संस्कृति के हिसाब से बहुत मतलब पूजनीय या फिर महत्वपूर्ण एक पशु था, एक श्रृंगी पशु का अंकन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मुहरें सामान्यतः चौकोर होती थी। मोहरें सामान्यतः चौकोर होती थी। किंतु मोहरें सामान्यतः चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें बेलनाकार, सिलेंड्रिकल शेप में, कुछ मोहरें बेलनाकार और नाव के आकार में, बेलनाकार और नावाकार भी प्राप्त हुए हैं। मोहरें सामान्यतः चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें
बेलनाकार और नावाकार भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, व्यापार में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आंतरिक और बाह्य व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार के साक्ष्य, आंतरिक और बाह्य व्यापार के साक्ष्य, देश के भीतर और देश के बाहर भी व्यापार करते थे। और उस समय देश का मतलब सिर्फ अपने एरिया से मान के चलिए, ठीक है। उस समय भारत के जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोथल ही उनके लिए देश था या मोहनजोदड़ो ही उनके लिए देश था। देश और देश के बाहर मतलब आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों के साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ स्थानों पर व्यापार के लिए, कुछ स्थानों पर व्यापार के लिए नाव और जहाज़ों का प्रयोग, कुछ स्थानों पर व्यापार के लिए नाव और जहाज़ों का प्रयोग, जनरली ऐसे एरिया जो कि कोस्टल साइड में होंगे, ठीक, वहीं पर नाव की सुविधा मतलब कर सकते हैं, नाव और जहाज का प्रयोग। ठीक, व्यापार में इतनी चीज़ें थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सामाजिक स्थिति सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में या सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति। पहला पॉइंट, यह समाज मातृसत्तात्मक, यह समाज मातृसत्तात्मक था, यह समाज मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक लिख पाए, मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट पॉइंट, समाज उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था, समाज उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, समाज में 4 वर्ग विद्यमान थे, समाज में 4 वर्ग विद्यमान थे। वैदिक एज में या वैदिक ईरा में जिनको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से आगे पढ़ेंगे, वही चीज़ वो क्लासिफिकेशन लगभग दिखने लग गया था यहाँ पे, लेकिन ये उनके ट्रेडिशन मतलब वर्क कल्चर के हिसाब से ये डिवीजन दिखाई दे रहा था। 4 वर्ग में लिखिएगा। पहला, पुरोहित या विद्वान, पुरोहित या विद्वान। ठीक, जिनका काम धार्मिक अनुष्ठान करवाना, पढ़ने पढ़ाने का था, उनको कहा गया पहला कैटेगरी में पुरोहित या विद्वान। सेकंड, योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग। तीसरा, व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग। और लास्ट है श्रमिक वर्ग। ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे उनके कास्ट के बेस पे नहीं था, ये जो काम कर रहे थे उसी के बेस पर ही इनको ये क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अभी कास्ट सिस्टम उतना डोमिनेट नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भोजन में
भोजन में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रयोग। भोजन में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसाधन सामग्रियों से परिचय। ठीक, सजने संवरने की चीजें यहां पे मिली हैं, कहां से मिली थी? चनहुदड़ों से। प्रसाधन सामग्रियों से परिचय। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे। मतलब लेवल तो अलग रहेगा, इक्वालिटी नहीं है वहां पे, जितना वो यूज़ कर रहे हैं उतना ही ये भी लिपस्टिक पाउडर यूज़ करे, पर एक लेवल पे उस टाइम भी सजने संवरने का प्रचलन दोनों में था। नेक्स्ट, मनोरंजन के लिए शिकार कौमा शतरंज, शिकार शतरंज कौमा पासा। पासा, जो लोग महाभारत देखे होंगे पासे से परिचय होगा। पासा खेलने के चक्कर में ही अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दिए। ठीक है, किसने लगाया था दांव पे? युधिष्ठिर ने। ठीक, कौमा मिट्टी के खिलौने कौमा सामूहिक खेल। अब क्या खेलते थे पता नहीं, खो खो कबड्डी या दौड़ भाग वाले खेल, फुटबॉल वगैरह, पर सामूहिक रूप से खेले जाने वाले खेलों के भी साक्ष्य हैं। ठीक है, हमने देखा था एक प्लेग्राउंड कहाँ पे मिला था, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिले थे? धौलाधर, बनावली में। खोज के देखना कहाँ पे है, धौलावीरा में ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मनोरंजन के लिए इन सभी के साक्ष्य, सामूहिक खेलों के साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक कुरीतियों के रूप में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सामाजिक कुरीतियों के रूप में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अब इस कंडीशन को देखने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये मातृसत्तात्मक रहा होगा, है ना? पर हम सामान्य अध्ययन के तौर पे पढ़ते हैं मातृसत्तात्मक था, पर जब हायर स्टडीज में जाते हैं तो कई बार ये बता दिया जाता है कि मेल डोमिनेंस बरकरार था यहाँ पर भी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी सामाजिक स्थिति को लेकर के। लास्ट में लिखिएगा सांस्कृतिक स्थिति या सांस्कृतिक जीवन, सिंधु सभ्यता में सांस्कृतिक जीवन। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें,
सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, मुहर निर्माण, आभूषण निर्माण, मुहर निर्माण, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इत्यादि कलाओं का विकास हुआ, इत्यादि कलाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकारी के साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य मिट्टी और दीवारों पर, चित्रकारी के साक्ष्य मिट्टी और दीवारों पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय शव को, इस समय शव को उत्तर दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था, उत्तर दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था। उत्तर दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी लिपि, क्या बोलते हैं इनकी लिपि को? भाव चित्रात्मक, इनकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इनकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। और इस लिपि को जो लिखने का तरीका था उसको ही एक और ट्रेडिशनली जनरली ये प्रश्न पूछा नहीं जाता था, पर रिसेंट कुछ ईयर्स में ये प्रश्न पूछा गया है। भाव चित्रात्मक लिपि को लिखने का जो तरीका है इसको कहा जाता था ब्रूस्टोफेदन शैली। ब्रूस्टोफेदन शैली। इनकी लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। यह ब्रूस्टोफेदन शैली में लिखा जाता था। ब्रूस्टोफेदन शैली में लिखा जाता था। इनकी लिपि में, इनकी लिपि में इनकी लिपि में चित्रों के माध्यम से, इनकी लिपि में चित्रों के माध्यम से संदेश लिखा जाता था। इनकी लिपि में चित्रों के माध्यम से संदेश लिखा जाता था। अब वो क्या चित्र के लिए कौन सा संदेश रखे हैं वो वही जानते थे, इसीलिए इसको डिकोड करना मुश्किल है। और ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि को हम पढ़ नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल।
ठीक है, पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता कैसा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? हाँ, पूरा का पूरा पाषाण काल जितना था पूरा आपका प्रागैतिहासिक काल के अंदर आता है, जहाँ पे साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, और साक्ष्य नहीं मिले हैं तो उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट लिखिएगा इसमें इनकी धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति, सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थिति। पहला चीज लिखिएगा इसमें, ये प्रकृति की पूजा करते थे। ये प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मातृदेवी, मातृदेवी, पशुपति शिव, मातृदेवी कौमा पशुपति शिव कौमा नाग पूजा, नाग पूजा कौमा स्वास्तिक पूजा इत्यादि के साक्ष्य। नाग पूजा, स्वास्तिक पूजा इत्यादि के साक्ष्य। ठीक है, अलग अलग जगहों पे खूब सारे अग्नि वेदिकाएं या यज्ञ के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, उनको छोड़ दीजिएगा, वहीं पे जहाँ जहाँ पे आपने लिखा है वहीं पे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्वास्तिक। स्वास्तिक नहीं पता है आपको? इस तरीके का एक सिंबल होता है, जनरली हिंदू कल्चर में इसको बहुत पवित्र सिंबल माना जाता है, इसको कहा जाता है स्वास्तिक। उल्टा स्वास्तिक तो नहीं बनाया ना? ठीक, ये जो उल्टा स्वास्तिक है हिटलर वाला सिंबल है ये, है ना? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये लोग तंत्र मंत्र और भूत प्रेत में विश्वास करते थे। ये लोग तंत्र मंत्र और भूत प्रेत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां किसी भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां कहने का मतलब है पूरी सभ्यता में जितने भी लोकेशन हमने देखे हैं कहीं पे भी किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, ये कुछ प्रमुख बातें थी इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। और सबसे लास्ट में एक बिंदु रह गया है कि इनका अंत किस तरीके से हुआ। ये हमने सारा कुछ इनका देख लिया कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। और लास्ट में एक पॉइंट रह गया है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ है। लास्ट हेडिंग डालिएगा, सिंधु सभ्यता का अंत। फिर ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता कहने का मतलब है जितने लोकेशंस के बारे में हमने पढ़ा सभी के बारे में ओवरऑल चर्चा की जा रही है। सिंधु सभ्यता का अंत, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, एक ही बात है, सिंधु सभ्यता का अंत। इसके बारे में कई सारे थ्योरी प्रचलित हैं। हो सकता है भूकंप में पूरे का पूरा सभ्यता दब गया होगा, या फिर बाढ़ आ गया होगा, या किसी विदेशी सेना का आक्रमण हो गया होगा। तो इसके बारे में कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं और अपने तर्क को साबित करने के अलग अलग एविडेंस भी प्रूफ के रूप में रखते हैं, पर उनसे साबित कभी भी कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जनरली इसमें जो सबसे मान्यता प्राप्त तथ्य हैं उसी को एक दो पॉइंट को देखते हैं। ठीक, लिखिएगा इसमें सबसे पहला, इतिहासकारों के अनुसार
भूकंप, भूकंप, कॉमा बाढ़, बाढ़, कॉमा महामारी, महामारी, कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा फैल गई हो, महामारी, कॉमा जलवायु परिवर्तन, कॉमा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण इत्यादि, इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण हैं, इत्यादि इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, तो इसमें से जनरली बाढ़ वाला जो एविडेंस है वो ज़्यादा मतलब तर्कयुक्त है। यहाँ से आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ये पूरा एरिया कई सारी नदियों के आसपास बसा हुआ था, नदियों में बाढ़ आने की वजह से पूरा का पूरा जो सभ्यता है वो इसमें समा गया। ठीक, और यही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त तथ्य है। ठीक, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उस समय क्योंकि धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी, पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास करते थे, तो उस समय हो सकता है कि इंद्रदेव नाम के एक जो देवता जो हम आज के समय में पढ़ते हैं, इंद्रदेव जिसको कि पुरंदर कहा जाता है, उन्होंने इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। ऐसी भी मान्यताएं हैं जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसी कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। हमारे लिए जो 2-3 पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं।